नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी का टॉपिक फंजाई। और फंजाई के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज़ के बारे में चर्चा करेंगे वो है पक्सिनिया। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और डिजीज़ यानी कि जो ब्लैक रस्ट ऑफ डिजीज़ जो पक्सिनिया ग्रामिनिस के द्वारा होती है उसके सिम्टम्स के बारे में, और इसके साथ साथ हमने इंट्रोडक्शन यानी कि सिस्टमैटिक पोजीशन के साथ साथ जो हैबिटेट होता है उन सभी के ऊपर चर्चा करी थी। ठीक है, यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने हैबिटेट और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में और सिम्टम्स के बारे में बेसिकली चर्चा कर ली थी, और आज है हमारा पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन इन पक्सिनिया ग्रामिनिस। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को लेकर के पक्सिनिया ग्रामिनिस के रिगार्डिंग, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, यानी आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ वो एरिया भी जानेंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम के माध्यम से आप कई सारे पीडीएफ और स्टडी मटेरियल ले सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के क्षेत्र को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। तो ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस। तो दोस्तों, क्योंकि लाइफ साइकिल जो है पक्सिनिया ग्रामिनिस की वो काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टेजेस में होती है और इसीलिए इसे माइक्रो साइक्लिक भी कहा जाता है, यानी कि लॉन्ग साइकिल्ड रस्ट। ठीक है, और साइकिल काफ़ी लंबी है इसलिए एक पार्ट की वीडियो में यानी कि सिर्फ पार्ट 2 में इसे कंप्लीट कराना बेहद ही मुश्किल है। तो इसे हमने 2-3 स्टेजेस में 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इनके एक एक स्टेजेस को। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज यानी कि यूरिडोस्पोर के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज एक थोड़ा थोड़ा सा बेस जान लीजिए कि जो पक्सिनिया ग्रामिनिस है वो किस तरीके से कौन कौन सी स्टेजेस में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, पक्सिनिया ग्रामिनिस टोटल 5 स्टेजेस से खुद को गुजारता है फॉर इट्स डेवलपमेंट, यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल है आप कह सकते हैं कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड होती है। और इतनी लंबी साइकिल होने के कारण ही इसे मैक्रोसाइक्लिक कहा जाता है। ठीक है, आपने एक टर्म देखा है यहाँ पे मैक्रोसाइक्लिक, जो हमने ऑलरेडी अपने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी लाइफ साइकिल में पक्सिनिया ग्रामिनिस की लाइफ साइकिल में टोटल 5 स्टेजेस देखेंगे। ठीक है, जिनमें से 2 जो स्टेजेस है उसकी इनिशियल स्टेजेस, इसको यूरिडोस्पोर या यूरिडोसॉरी कहा जाता है। ठीक है, और जो लास्ट की 3 स्टेजेस है ये टेलिडोस्पोर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पहली स्टेज को यहाँ 0 इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं वो अपने आप को स्प्रेड करते हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट हालांकि उतना नहीं होता, इसलिए स्टेज को 0 स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर आप इसको 1 स्टेज मानते हैं तो सिक्वेंशली आपको इसे 2 इसे 3 ऐसे करके मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी जो पहली स्टेज है दोस्तों, पहली स्टेज को आप क्या कहेंगे? पहली जो स्टेज है वो है आपकी स्पर्मेटोगोनिया बियरिंग स्पर्मेटिया एंड रिसेप्टिव हाइफे। पहली जो स्टेज है उसे स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे आप। सेकंड स्टेज है आपकी एसिया बियरिंग एसियोस्पोर्स, तो सेकंड स्टेज आपकी हुई एसियोस्पोर्स। ठीक है, थर्ड स्टेज आपकी हुई यूरिडिया बियरिंग यूरिडोस्पोर। ठीक है, तो थर्ड स्टेज आपकी क्या हुई? यूरिडोस्पोर। तो यहाँ पे आपने देखा टोटल 3 स्टेजेस को, पहला है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा है एसियोस्पोर्स और तीसरा है यूरिडोस्पोर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड इसकी स्टेज है या फोर्थ स्टेज कहें तो टेलिया बेरिंग टेलियोस्पोर्स,
यानी कि जो इसकी थर्ड स्टेज है वो है टेलिटोस्पोर्स। लास्ट स्टेज है इसकी प्रोमाइसीलिया बियरिंग बेसिडियोस्पोर, यानी कि जो लास्ट स्टेज है वो है बेसिडियोस्पोर। तो यहाँ पर आपने देखी केवल टोटल 5 स्टेजेस, ठीक है, जिनमें जो पहली इनिशियल जो थी उन्हें यूरिडोस्पोर कहा जाता है, और ये जो लास्ट की 3 स्टेजेस होती हैं इन्हें टेलिटोस्पोर कहा जाता है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट था आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए फर्स्ट स्टेज यानी कि यूरिडो स्टेज की स्टार्टिंग होती है इन्फेक्शन से। ठीक है, इन्फेक्शन कैसे होता है? पहले स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि ये जो एसी स्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये इन्फेक्ट करते हैं, और ये एसी स्पोर्स आते कहाँ से? बारबेरी प्लांट से आते हैं। ठीक है, जो कि जिसके पास यूरिडोस्पोर होते हैं, और ये नेबरिंग प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक प्लांट है जो कि इन्फेक्टेड है, तो अपने नेबरिंग प्लांट को वो इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ये यूरिडोस्पोर स्प्रेड करके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो बाई न्यूक्लिएट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये जर्मिनेशन के बाद यानी कि इनके साइड में से एक जर्म ट्यूब होता है, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, जब हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो इनके साइड में एक जर्म ट्यूब होता है, जर्म पोर होता है। ठीक है, तो वही जर्म पोर से यहाँ से आगे चल करके एक जर्म ट्यूब जर्मिनेट करता है। ठीक है, जर्मिनेशन का मतलब कि यहीं से इसका, जैसे आपने सीड लगाया तो सीड के अंदर से प्लूम्यूल और रेडिकल दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो कि आगे चल करके एक प्लांट के रूप में डेवलप करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जर्म ट्यूब होता है। ठीक है, और ये जर्म ट्यूब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट करता है माइसीलियम का। ठीक है, यही जर्म ट्यूब आगे चल कर के पूरी सरफेस पे, यानी जो एपिडर्मिस की पूरी सरफेस है उसको कवर कर लेता है, और ये जो एपिडर्मिस होस्ट की एपिडर्मिस होती है उसको कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं, जो कि आगे चल कर के स्टोमेटा के अंदर एंटर करता है, और जो पूरी लीफ की स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे आपको स्वेलिंग टाइप नज़र आएगा, यानी एक बल्ब शेप स्ट्रक्चर नज़र आएगा आगे चल कर के। ठीक है, ये किस कारण होती है? एपिडर्मिस की होस्ट में जब एंटर कर जाता है यूरिडोस्पोर, तो वहाँ पे एक बल्ज सा शेप बना देता है, और इसी कारण ये होता है। ठीक है, आगे चल कर के एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है आपको, जिसे एप्रेसोरियम कहा जाता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कहलाएगा आपका एप्रेसोरियम। ये जो आप बल्जिंग और कटिंग टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही कहलाएगा एप्रेसोरियम। ठीक है, आगे स्टेज में क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है जर्म ट्यूब का, वो माइग्रेट कर जाता है एप्रेसोरियम के अंदर। ठीक है, ये जो कटिंग आपने देखी उसके अंदर एंटर कर जाता है, और उसके बाद यहाँ से वो अपने आप को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लेता है उसकी जर्म ट्यूब से। ठीक है, और जो एप्रोसोरियम है आगे चलकर एक नैरो हाइफा उसके अंदर क्रिएट होता नजर आएगा, कुछ इस प्रकार, जैसे आपने देखा यहाँ पर ये जो आपका स्टेज है, यहाँ पर आप इसे एप्रेसोरियम के अंदर डेवलप होते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये जो सब स्टोमेटल चैम्बर होता है उसके अंदर ये जो इनकी माइसीलियम है वो आगे चल कर के डिवाइड होती है, और उसके बाद अलग अलग वेसिकल्स जो होते हैं उनमें ये डेवलप करने लगती है, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं धीरे धीरे पूरे हाइफा को अपने जो लीफ के स्ट्रक्चर होता है या जो स्टेम का स्ट्रक्चर होता है उसमें पूरे तरीके से स्प्रेड कर लेती है सेल के अंदर ही अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये जो बीट का स्टेम है, ठीक है, इसके अंदर जो एपिडर्मिस की लेयर होती है जब ये बस्ट आउट करती है और एप्रोसोनियम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो माइसीलियम होता है अभी हमने बताया कि डाइन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, और साइड में इसके जर्म ट्यूब होता है। ठीक है, तो यही जर्म ट्यूब से बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, देखिए इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जर्म ट्यूब ऐसे इस प्रकार से स्प्रेड करता है। ठीक है, और जो इसकी लोअर सरफेसेस होती हैं यहाँ पर ये खुद को स्प्रेड करने लगता है, और जब ये कम्प्लीटली स्प्रेड करने के स्टेजेस के अंतर्गत ये खुद को डिवाइड कर लेता है छोटे छोटे सेक्शंस में, ताकि ये प्रॉपरली स्प्रेड कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे जब वो स्प्रेड करता है अपने माइसीलियम को या अपने हाइफे को, तो उसके साथ साथ में एक हाउस्टोरिया नाम का स्ट्रक्चर भी बनाता है, और हाउस्टोरिया का फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो करीबन 5-6 दिनों में ये अपने आप को पूरा स्प्रेड कर लेता है, जो माइसीलियम है उसका वो ऑब्जर्व कर लेता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम इट्स होस्ट। ठीक है, होस्ट क्या है यहाँ पर?
अभी होस्ट के रूप में आप पहले स्टेज देख रहे हैं, तो होस्ट के रूप में यहाँ पे आपको वीट को देखना है, ठीक है, क्योंकि पहले जो स्टेजेस होती है वो यूरेडोस्पोर के आप पढ़ रहे हैं, और यूरेडोस्पोर की पूरी जो स्टेजेस है ये आपको वीट प्लांट में नजर आएगी उसके स्टेम में, ठीक है। आगे चल करके जो इसकी स्टेम होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, और इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वीट के, ठीक है, वो लीफ या फिर जो स्टेम है, बेसिकली स्टेम, उसको ये अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे आपको ब्राउन पैचेस विजिबल होंगे स्टेम के ऊपर वीट के, ठीक है। और इन्हें ही कहा जाएगा, ये जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है यहाँ पर पक्सिनिया को यूरिडिया के नाम से जाना जाता है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यही यूरिडिया आगे चल करके बाइन्यूक्लिएट पैरेलल सेल्स बनाते हैं जिन्हें बेसल सेल्स कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान रखना है। यही बेसल सेल जो होती है इलोंगेट होती हैं वर्टिकली, और ट्रांसवर्सली डिवाइड करके एक जो लोअर सेल है उसे फुट सेल कहते हैं, उसमें डिवाइड होती है, और जो अपर सेल होती है उसे यूरेडोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो बीच में ये इसने खुद को डिवाइड कर लिया, जो लोअर पोर्शन है, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे, फुट सेल, और जो अपर सेल है उसे क्या कहेंगे आप, मदर सेल या फिर यूरेडोस्पोर, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना जो था कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अपर सेल जो होती है आगे चल करके, ठीक है, डिवाइड करती है, जबकि लोअर सेल जो होती है डॉटर सेल वो स्वेल कर जाती है और एक सिंगल बाइन्यूक्लिएट ओवर यूरेडोस्पोर को जन्म देती है, और जो लोअर डॉटर सेल होती है वो मैच्योर करके एक स्टॉक के रूप में बनती है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है चीज़ तो एक बार फिर से समझें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा यूरेडोस्पोर का, ठीक है। अपर सेक्शन जो इसका होता है उसे आपने क्या नाम दिया था, अपर सेक्शन को आपने कहा था यूरेडोस्पोर मदर सेल, ठीक है। यही यूरेडोस्पोर मदर सेल आगे चल करके स्वेल कर जाती है और एक बाइन्यूक्लिएट ओवर यूरेडोस्पोर को जन्म देती है, जबकि लोअर सेक्शन ये जो होता है डॉटर सेल एक मैच्योर स्टॉक के रूप में यानी इस टाइप से खुद को डेवलप कर लेती है। यानी कि अब आपने देखा कि ये मैच्योर हो चुका है कम्प्लीटली इन्फेक्ट करने के लिए वीट प्लांट को, ठीक है। आगे की स्टेज में देखते हैं, ये जो यूरेडोस्पोर होती है ग्रुप में खुद को डेवलप करते हैं, यानी कि ग्रुप एक गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे यूरेडोस्पोर या यूरेडिनियम कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों ये जो यूरेडोस्पोर होते हैं ये एपिडर्मिस जो होती है लीफ की या जो स्टेम की, जो बीट की स्टेम होती है उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और इसी प्रेशर के कारण जो एपिडर्मिस होती है वो बल्ज कर जाती है कुछ इस प्रकार से, ऊपर की तरफ स्वेलिंग आ जाती है, और यही आगे चल कर के एक्सपोज करते हैं आप बाहर के एनवायरनमेंट में, यानी कि आपको एक ब्रेकिंग पोर्शन दिखाई देगा, और यही आगे चल कर के एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट में, और यहीं से यूरेडोस्पोर स्प्रेड होते हैं अदर प्लांट्स में, ठीक है। तो ये जो स्टेज है यहीं पर आपको ब्राउन स्मॉल पैचेस नज़र आते हैं, ठीक है, या गोल्डन ब्राउन नज़र आते हैं, और इनका जो शेप होता है वो होता है ओवल या एलिप्सॉइडल शेप हो सकता है पैचेस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो यूरेडोस्पोर होते हैं दोस्तों ये डबल वॉल्ड होते हैं, एकाइन्यूलेट होते हैं, बाइन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियस इनके अंदर होता है ऑपोजिट स्ट्रेन का, ठीक है। और इनके पास 4 इक्वेटोरियल अरेंज जर्म पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये आपने सेल देखा कुछ इस प्रकार थे कि यहाँ तो एक यहाँ आपको जर्म पोर दिखाई देगा, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि ये 4 स्टेजेस में खुद को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो यूरेडोस्पोर होता है दोस्तों ये सिर्फ वीट प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है, और जब ये सुटेबल होस्ट पर अगर ये गिरता भी है तो वो तब तक जर्मिनेट नहीं करता जब तक कि कुछ घंटे ना हो जाए, ठीक है। और आगे चल करके एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम के रूप में खुद को डेवलप करता है, ठीक है। जो माइसीलियम होता है उसका पक्सिनिया का वो कैपेबल होता है यूरेडोस्पोर अगेन यानी दोबारा बनाने के लिए, यानी एक बार यूरेडोस्पोर अंदर एंटर कर गया तो करीबन वो 10 से 12 दिन के बाद लगातार जर्मिनेट करता है, यानी खुद को और ज़्यादा खुद का विस्तार करता है, ठीक है। आगे दोस्तों ये जो स्पोर्स होते हैं वो कई ज़्यादा और सक्सेसिव स्टेजेस से गुजरते हैं, और ज़्यादा फर्टाइल स्टेज तब हो जाती है जब इनके पूरे स्टेम में कुछ इस प्रकार से आपको पैचेस नज़र आने लगते हैं, और यहाँ पे जो स्टेम की एबिलिटी होती है एक अच्छा फ्रूट, जो फ्रूट मीन्स आपने जो सीड देखा है, सीड जो अच्छी सीड बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी स्टेम के पास, वीट स्टेम के पास, वो ख़त्म हो चुकी होती है। इन दैट केस क्या होता है कि जो वीट के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो पतले पतले छोटे छोटे होते हैं और ये नज़र आते हैं, ठीक है।
जब ये फंगस स्प्रेड कर लेता है पूरे तरीके से फील्ड में, तो ये फील्ड टू फील्ड ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल एक फील्ड यहाँ है जहाँ पे कोई एक प्लांट इन्फेक्ट हुआ, ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ यहाँ और ऐसे ही करते करते नेक्स्ट जो वीट प्लांट है वहाँ तक भी ये पहुँच जाता है, ठीक है। और जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, यानी कि सफिशिएंट मॉइस्चर आता है, वहाँ पर एफ्रोडोसिट जो बिहेवियर होता है वो शो करता है, यानी कि ये जो यूरिडोस्पोर होते हैं ये आगे चल कर के रिपीटिंग स्पोर्स के रूप में डेवलप करते हैं। यानी कि रिपीटिंग मतलब क्या, यहाँ पे डेवलप किया, फिर नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे डेवलप किया, नेक्स्ट टाइम में, यानी रिपीट करता है, एक साइकिल के रूप में ये आगे चल के डेवलप होता है, ठीक है। तो इसी कारण इसका जो नाम है वो रिपीटिंग स्पोर भी पड़ा, यानी कि इसे हम रिपीटिंग स्पोर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बार बार अपनी ही लाइफ साइकिल को अलग अलग प्लांट्स में डेवलप करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होती है आज की वीडियो, और अब मेरे ख्याल से आपने जो पहली स्टेज थी यूरिडोस्पोर की वो से समझ लिया होगा वीट प्लांट में, और जो नेक्स्ट स्टेज होगी लाइफ साइकिल की पक्सीनिया की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 3 में। तो अगर इतना यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही छोटे छोटे स्टेप में आप सभी को समझाया, ठीक है। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।